नैतिकता क्या होती है, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, नैतिकता का विकास कैसे होता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में नैतिकता के विकास से संबंधित प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, आइए इन्हीं सारे सवालों पे कुछ चर्चा करते हैं। तो नैतिकता क्या है? अच्छे और बुरे की पहचान करना नैतिकता है। हमारे कुछ सोशल वैल्यूज़ होते हैं, कुछ मोरल वैल्यूज़ होते हैं। तो जो मूल्य हैं, मूल्यों की एक समष्टि है, सेट ऑफ वैल्यूज़। नैतिक निर्णय इन्हीं मूल्यों पे आधारित होते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए किसी की माँ की तबीयत खराब है और रात्रि में सारी दुकानें बंद हैं, डॉक्टर कहता है कि अगर दवा लाओगे तो माँ बचेंगी या नहीं बचेंगी। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? जाकर के किसी दवा की दुकान का ताला तोड़ेगा और दवा लाएगा या अपनी माँ को मरते हुए देखेगा? तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में उसके इनर वैल्यूज़ को टेस्ट किया जाता है कि वाकई वो कितना हाईली वैल्यू को एडॉप्ट किया है। आज की जो हम चर्चा करेंगे वह केवल और केवल कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत तक सीमित रखेंगे, क्योंकि नैतिकता अपने आप में बहुत व्यापक विषय है और इस पे बहुत सारे विचार विमर्श होते रहते हैं, जिसका निष्कर्ष निकालना बहुत आसान नहीं है। मेरा उद्देश्य सीटेट की तैयारी करने वाले लोगों के लिए इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो इसके संबंध में मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोहलबर्ग जो हैं ये यूरोप के कुछ देशों में घूम घूम करके बच्चों के बीच एक डायलीमा रखते थे। डायलीमा मतलब दो विपरीत परिस्थितियाँ। अब बहुत सारी लोग छोटी छोटी कथाएं सुनाते थे बच्चों को और उसके बाद उन कथाओं पर आधारित कुछ प्रश्न पूछते थे। ऐसी ही एक कथा बहुत फेमस हो गई। कथा इस तरह है कि हेंज नाम का एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। एक विशेष तरह का कैंसर होता है। डॉक्टर कहता है कि इनके बचने का बस एक ही दवा है और वो दवा किसी केमिस्ट ने तैयार की है। आप उस केमिस्ट से दवा लाएंगे तो ये बचेंगे, वरना कोई चांस नहीं है। वो व्यक्ति उस केमिस्ट के पास जाता है और दवा डिमांड करता है। केमिस्ट जो दवा देना चाहता है तो कहता है कि ये $2000 की है। एक्चुअली वो दवा $200 की होती है, लेकिन 10 टाइम ज़्यादा वैल्यू वो लेना चाहता है। अब हेंज जो है ये अपने सारे हित मित नातेदार रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं और कुछ कलेक्शन होता है। $1000 ये जमा कर लेते हैं और उस दवा दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई 1000 है और आप मुझे दवा दे दीजिए और बाकी के पैसे भविष्य में मैं देने का वादा करता हूँ। लेकिन वो केमिस्ट जो है दवा नहीं देता है। अब ऐसी परिस्थिति में जहाँ पत्नी मरने को हो, व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या उसे दवा की दुकान से चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस तरह के प्रश्न डायलीमा को बच्चों के सामने रख के कोहलबर्ग परीक्षण करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। जो निष्कर्ष निकालते हैं वो निष्कर्ष इस तरह है कि 3 लेवल पे मोरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होता है और इन तीनों लेवल में दो दो स्टेजेज आते हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? परंपरा। परंपरा माने ट्रेडिशन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जो हमारे विश्वास हैं, वैल्यूज़ हैं, वो कई पीढ़ियों से हम तक चले आ रहे हैं, लगातार चले आ रहे हैं। वही हमारे कन्वेंशन कहलाएंगे, परंपराएं कहलाएंगी, परंपरागत वैल्यू हो जाएंगे। तो पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल। ये 4 साल से लेके 10 साल के बच्चों पे इसका परीक्षण किया जा रहा है और 4 साल से 10 साल के बीच के बच्चे जो इस पे उत्तर देंगे कि उसे दवा चुरानी चाहिए कि नहीं, तो इसमें 2 स्टेज है। पहला है इसमें रूल्स आर फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट, मतलब नियम तय हैं और एब्सोल्यूट हैं, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। यहाँ पे ओरिएंटेशन मतलब उनका इंटरेस्ट, जिससे वो मोटिवेट होकर काम करेंगे, वो क्या है? पनिशमेंट एंड डिसोबीडियंस। मतलब वो दंड से दंडित न हो, यानी दंड से बचने के लिए ही काम करेंगे। इसलिए वो क्या कहेंगे कि नहीं, उसे नहीं चुराना चाहिए। अगर चुराता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, दंड देगी। दूसरा स्टेज जो है वो है जजिंग एक्शन अकॉर्डिंग टू
इंडिविजुअल नीड्स यानी व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार कार्य को निर्णय करना चाहिए कि वो सही है या नहीं है। इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। इसे बार्टरिंग भी कहते हैं। बार्टरिंग मतलब अदला बदली, यानी चोरी अगर करता है तो चोरी करने से फ़ायदा ज़्यादा है कि नुकसान ज़्यादा है, इसका तौल माप करके उसे काम करना चाहिए। यहाँ पे उनका उत्तर होता है कि हाँ, उसे दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि जीवन बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो स्टेज है वो है 10 से 13 साल के बच्चों के लिए, और इसे कन्वेंशनल पीरियड कहा जाता है, परंपरागत। इसमें भी 2 स्टेजेस आते हैं। पहला स्टेज जो आता है, इसमें बच्चे का ओरिएंटेशन मतलब उसके काम करने की जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो है गुड बॉय नाइस गर्ल। बच्चा जो भी काम करेगा, जो भी बिहेव करेगा, उसका उद्देश्य होगा कि उसे लड़का है तो गुड बॉय के रूप में और लड़की है तो नाइस गर्ल के रूप में मान्यता मिले। तो यहाँ पहला डिसीजन क्या है, नहीं, उसे चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि चोरी सिर्फ और सिर्फ गलत व्यक्ति ही कर सकता है। दूसरा डिसीजन हो सकता है रेस्पेक्टिंग ऑथोरिटी, मतलब जो भी सत्ता है, जो भी नियम को लागू करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो सामाजिक हों या कानूनी हों, उनको ओबे करना है। तो यहाँ पे क्या कहेगा, नहीं, उसे चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह सामाजिक प्रणाली के विरुद्ध है। समाज हमें चोरी करने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तीसरा जो स्टेज है वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, मतलब परंपरा से आगे जाने की बात है। परंपरा तो हो गई कि भाई हम इससे हटेंगे नहीं, जो पहले के लोग करते आए थे, चोरी नहीं करना है तो नहीं करेंगे, ये तय बात है, ये रूढ़ी है। लेकिन अब पोस्ट कन्वेंशनल यानी हाँ, कर भी लेंगे, करेंगे तो उसका कुछ कारण होगा, तर्क होगा। क्या होगा इसे देखिए। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में भी 2 स्टेजेस हैं। पहला है कंसीडरिंग इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्ति के अधिकार को समझना। अधिकार जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज, समानता, स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, इन मूल्यों को समझना। और यहाँ पे जवाब हो सकता है हाँ, चोरी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामाजिक नियम भी व्यक्ति के लाभ के लिए बनाए जाते हैं। वह नियम किस काम का? जिसमें व्यक्ति की जान ही न बचे, इसलिए उसे चोरी कर लेना चाहिए। दूसरा जो है पोस्ट कन्वेंशनल का, ये है इथिकल प्रिंसिपल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ये सर्वोच्च स्तर है। अब इसमें व्यक्ति समाज से अप्रूवल के लिए नहीं नैतिक व्यवहार करता है, उसकी आत्मा जो कहती है, उसका जो अंतःकरण कहता है, उसके आधार पे वो काम करता है। तो यहाँ कह रहा है कि हाँ, चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है वह सब जीवन की रक्षा के लिए है, और जीवन की रक्षा के लिए चोरी भी कर लेनी चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, हेंज भी कुछ नहीं कहना चाहते। उनका जो सिद्धांत है, जो उन्होंने काम किया, वह केवल और केवल बच्चों की तार्किकता को जानने का प्रयास मात्र है। मोरल बिहेवियर दूसरी चीज़ होती है और मोरल रीजनिंग दूसरी चीज़ होती है। आदमी जो सोचता है, जो तर्क करता है, उसका व्यवहार वैसा हो ये ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, इस मोरल डेवलपमेंट की विशेषता ये है कि एक लेवल के बाद ही दूसरा लेवल आएगा, दूसरे के बाद ही तीसरा, तीसरे के बाद ही चौथा आएगा। यानी सबसे लोएस्ट लेवल पे रूल्स आर फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट। पनिशमेंट एंड डिसोबीडियंस जो मोटिव है वही आएगा। आप भी देखते हैं कि छोटे अवस्था के बच्चे डर से आज्ञा पालन करते हैं। वह इसलिए कोई बात की अवहेलना नहीं करते किसी बड़े के या किसी टीचर के या पेरेंट्स के,
क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि पिटाई पड़ जाएगी। तो भय के वजह से नैतिकता शुरुआती दौर में होती है और ये क्रमशः विकसित होते होते अंत में जो हायर लेवल की मोरालिटी है, यहाँ आके बिना किसी दंड के, भय के, कुछ नहीं, बस मेरी आत्मा कह रही है कि ये काम करना चाहिए। किसी मर रहे व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए चोरी करना पाप नहीं होना चाहिए, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज़ पे वो काम करूँगा। ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की 3 लेवल और 6 अवस्थाएं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं कि कितने लेवल और कितनी अवस्थाएं, किस उम्र में क्या क्या, और कहानी, उसका पात्र जो हेंज है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब इस सिद्धांत की कमियां जान लेते हैं। पहली कमी तो है कि ये वेस्टर्न सेंट्रिक है। भारत में नैतिकता का दूसरा मापदंड है, वेस्टर्न में दूसरा मापदंड है। तो एक जगह की नैतिकता पूरी दुनिया के लिए लागू नहीं की जा सकती। दूसरा है कि जेंडर बायस्ड है। जो कोहलबर्ग ने निष्कर्ष निकाला और जिन लोगों के परीक्षण किया उनमें अधिकांश मेल थे, फीमेल नहीं थी, जबकि हम जानते हैं कि महिलाएं अपेक्षाकृत अधिक उदार और प्रेममय होती हैं। इसलिए इसको कहते हैं नैरो वर्ल्ड व्यू। कुछ ही देशों के, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ के कुछ बच्चों के अध्ययन पे ये आधारित था। इसको यूनिवर्सल कैसे कह सकते हैं? फिर इसमें जो वैल्यूज हैं वो अपर मिडिल क्लास के वैल्यू सिस्टम को दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ जो लोअर मिडिल क्लास है वो तो हॉस्पिटल जाता भी नहीं है। वो क्या करेगा? गांव से ही कुछ आस पड़ोस से जड़ी बूटी की दवाइयाँ करा करके संतुष्ट हो जाएगा कि भगवान की जो मर्जी सो होगा। तो इसलिए ये अपर क्लास के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोरल रीजनिंग और मोरल बिहेवियर एक नहीं होता। हम लोग निर्णय बार बार देते रहते हैं कि ऐसा होता, ऐसा होना चाहिए, बट खुद करने की जब बात आए तो हमारा बिहेव उससे अलग होता है। कंपैशन और केयर, डायलिमा तो उन्होंने दिया तार्किकता को जानने के लिए, सिर्फ मोरल रीजनिंग के लिए, लेकिन ये भूल गए कि कंपैशन और केयर भी कोई चीज़ होता है। हमारे यहाँ सेवा शुश्रूषा का बड़ा महत्व है और बीमार व्यक्ति के संग तो हमारा व्यवहार और भी अच्छा होता है। कल्चरल बायस्ड है ये, इंडिविजुअलिस्ट कल्चर और कलेक्टिविस्ट कल्चर, दो कल्चर है ना। हमारे यहाँ क्या है? सामूहिकता की परंपरा है। चाहे जो मुसीबत आए, हमारे समाज में वो शक्ति है कि उस मुसीबत से निपटने के लिए हर किसी को सक्षम बना देता है। तो हमारे यहाँ इस तरह की स्थिति आती ही नहीं है। इंडिविजुअलिस्ट कुछ अपर क्लास के लोगों के लिए है कि उनके पास इस तरह का सामाजिक ताना बाना नहीं होता है। और ये एज बायस भी है। 4 साल से लेके 16 साल के बच्चों के बीच ये बातें की जा रही हैं। ज़रा सोचिए, 4 साल से 16 साल के बच्चों के पास मोरल वैल्यूज़ के नाम पे क्या होता है। फिर भी सारी कमियों के होते हुए भी कोहलबर्ग का सिद्धांत अपने आप में महत्व रखता है। मोरल वैल्यूज़ के डिफरेंट लेवल को और डिफरेंट स्टेजेस को समझने के लिए कि कब क्या होता है, किस तरह नैतिकता का विकास होता है। नैतिकता वैसे में कभी पूर्ण नहीं मानी गई। हर क्षेत्र की अलग नैतिकता होती है, हर सोसाइटी के नैतिक मूल्य अलग होते हैं। तो नैतिकता भी कुछ न कुछ वेरिएशन के संग ही चलती है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हम लोग एक समझ बनाने में सफल हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।